आज जो एचएस फूलका ने कहा, मैं भी सहमत हूं उनके साथ। दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठकर कत्लेआम का काम किसी ने किया तो वो राजीव गांधी है। राजीव गांधी ने हजारों बेगुनाह सिखों के गलों में टायर डालकर उनको मरवाना, उनके ऊपर केमिकल डालकर आग लगाई और बावर्दी बहुत सारे आर्मी के लोगों को भी आग लगाई। आज जो एचएस फूलका ने कहा, मैं भी सहमत हूं उनके साथ। दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठकर कत्लेआम का काम किसी ने किया तो वो राजीव गांधी है। राजीव गांधी ने हजारों बेगुनाह सिखों के गलों में टायर डालकर उनको मरवाना, उनके ऊपर केमिकल डालकर आग लगाई और बावर्दी बहुत सारे आर्मी के लोगों को भी आग लगाई गई। हजारों लोग मारने का एक जो सबसे बड़ा कातिल है वो राजीव गांधी, और ऐसे कातिल को जो भारत रत्न देख रखा है वो उसके नालायक है और वो भारत रत्न की तौहीन है, हमारे भारत के संविधान की भी तौहीन है। ऐसे कातिल को, जो सबसे बड़ा आतंकी भी है और एक कातिल भी 1984 का, और वही नहीं, उसने अपने रहते हुए ये यकीनी बनाया कि उन कातिलों को संरक्षण दिया जाए, उनको बचाया जाए। चाहे आज सज्जन कुमार जेल में है, लेकिन राजीव गांधी ने टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ, एचकेएल भगत जैसे लोगों को बड़े बड़े मंत्रालय देकर उनको पदों पर बिठाया था। ऐसे कातिल के पास भारत रत्न जैसा सबसे बड़ा अवार्ड होना उसकी शोभा के खिलाफ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं भी आग्रह करता हूं कि इसको तुरंत राजीव गांधी से भारत रत्न को वापस लेना चाहिए। ऐसे कातिल को कोई अधिकार नहीं है कि उसके पास ऐसा भारत रत्न का अवार्ड उसके नाम से हो। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत देर के बाद मैं दिल्ली के मीडिया के साथ मिल रहा हूं। जब से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी उसके बाद मीडिया से भी थोड़ी दूरी रही, मगर ये जो मुद्दा है, ये 1984 का सिख कत्लेआम, ये मुद्दा जिसके ऊपर मैं लगातार 1984 नवंबर से ही मैंने रिलीफ कैंप से शुरू किया और 1984 दिसंबर में पहला केस मैंने हाई कोर्ट में फाइल किया और तब से लगातार मैं इस इशू के साथ, इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ हूं। और जो हमारी जितनी भी लड़ाई रही है, ये जो सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर रही है, जितनी लड़ाई शुरू में ये जो लीगल बैटल भी थी, वो एक सिटीजन जस्टिस कमेटी बनी थी जो इंडिया के हुज हू, जिसके प्रेसिडेंट थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस एम सिकरी, और सोनी सराफ जी, जस्टिस तारकुंडे, रजनी कुथाड़ी, कुलदीप नैयर जैसे लोग उसके मेंबर थे। क्योंकि इन सब का ये सोचना था कि ये मुद्दा सिर्फ सिखों का नहीं है, देश के नागरिक मारे गए हैं, और देश के नागरिक मारे हैं तो ये हर देशवासी की ये ड्यूटी बनती है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ऐसा ये मैसेकर, ऐसा जीनोसाइड कैसे हो गया। तो ये लड़ाई लड़ी गई इसलिए कि इस देश में आगे से कभी ऐसा ना हो, और जो देश का कानून है वो देश के कानून के मुताबिक दोषियों को सजा मिले, और ये साबित करने के लिए कि इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। मगर ये इतनी लंबी लड़ाई, इतनी लंबी चली गई। अब इसके बहुत से पहलू हैं। एक सबसे बड़ा पहलू जो आज हम बात कर रहे हैं कि 28 ये जो मेन कत्लेआम शुरू हुआ वो 1 नवंबर से शुरू हुआ, सुबह से 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर सुबह तक मेन कत्लेआम हुआ। ये 48 घंटे, इन 48 घंटे में 2880 मिनट हैं, और इन 2880 मिनट में दिल्ली में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में हर एक मिनट में एक सिख को दिल्ली की सड़कों पे शरेआम मारा गया। हर एक मिनट में एक सिख।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2733 सिखों को दिल्ली में मारा, जबकि हमारी जो लिस्ट थी, जो हमने मिश्रा कमीशन को 1985 में दी थी, उसके मुताबिक 3800 सिखों को दिल्ली में मारा। मगर अगर आप सरकारी आंकड़े भी ले लो तो दिल्ली की सड़कों पे हर 1 मिनट में 1 सिख को मारा। और इस तरह से ये प्लानिंग की गई, इस तरह से प्लानिंग की गई कि इतना बड़ा कत्लेआम। दिल्ली एक बहुत ही शांतमय शहर है, ये कोलकाता और मुंबई की तरह जहां एकदम लोग भड़कते नहीं हैं। मगर ऐसे शांत शहर में किस तरह से ये प्लानिंग की गई, कैसे कैसे इसको किया, आज हम इसकी बात करेंगे कि ये किस तरह से किया गया। आज मैं कुछ ऐसे नुक्ते आपके सामने रख रहा हूं जो ये दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि जिस तरह से ये कत्लेआम हुआ, जिनोसाइड हुआ, वो प्लानिंग ओवरनाइट हो ही नहीं सकती थी। जैसे ये किया, 31 को सुबह इंदिरा गांधी को के गोली लगी, 31 जो 1 नवंबर सुबह ये कत्लेआम शुरू हुआ, और ये 31 रात को ये प्लान हो ही नहीं सकता था, इतना बड़ा ऑपरेशन जिस तरह से हुआ। और जितने बहुत से ऐसे छोटे छोटे एविडेंस, छोटे छोटे फैक्ट हैं जो सारे के सारे पॉइंट करते हैं कि ये जो कत्लेआम की प्लानिंग थी, ये इंदिरा गांधी की गोली लगने से पहले की बनी हुई। मतलब कि ये कत्लेआम की प्लानिंग इंदिरा गांधी के लाइफ टाइम में की हुई थी, और इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसको अमल में लाया गया। तो ये जो नुक्ते हैं, आज मैं आपके साथ ये सारे नुक्ते साझे करने वाला हूं। ये जो पहले तो एक KR मलकानी MP होते थे, उन्होंने आके नानावती कमीशन के आगे सन 2000 में अपना बयान दिया था। वो कहते 1984 के मिडल में, इन जुलाई अगस्त में, कहते मैं उस टाइम KN कौर थे, सिक्योरिटी एडवाइजर टू मिसेस गांधी, जो पहले रॉ के चीफ थे। वो कहते मैं उनको मिला, उनकी बातों से मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट की कोई कॉन्टिजेंसी प्लान है कि अगर सिखों ने कुछ किया तो जहां पे दिल्ली में कत्लेआम होगा। उनको कहा कि मुझे ये लगा, और उन्होंने कहा जब 1 नवंबर को ये हुआ तो मेरा शक ये दूर हो गया, ये प्लान ये कंफर्म हो गया कि ये प्लान पहले से बनी हुई थी। अब मैं बताऊंगा ये प्लान पहले से बनी थी, किस तरह से, कैसे बनी हुई थी। अब एक और रॉ के रिटायर्ड ऑफिसर ने अभी रिसेंटली जो अपनी बुक में कहा है, उसके हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले आप इस प्लानिंग को देखो। जब 31 अक्टूबर को मिसेस गांधी के गोली लगी और ये डिक्लेयर हो गया कि उनकी मौत हो गई, उस वक्त जो देश के राष्ट्रपति थे वो देश के बाहर थे। अब देखो, दिल्ली में सबसे पहला अटैक, किस पे होता है? देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पे। उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और वो सिख थे। पहला सिख जिसके ऊपर अटैक हुआ दिल्ली में, वो देश के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति को वापस बुलाया गया। राष्ट्रपति शाम को 4 बजे के करीब वो आके एयरपोर्ट पे लैंड किए, और वहां से जो उनका कैवलकेड था, उनका काफिला, वो सीधा एम्स जा रहा था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स में वहां पे मिसेस गांधी की बॉडी रखी हुई थी। जब वो एम्स पहुंचने के थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने, कहते 30-40 से ज्यादा नहीं थे, कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के काफिले के ऊपर हमला किया। अब ये बात देखो, वो लोग वहां पे मौजूद थे, राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहले किसी और सिख के ऊपर हमला नहीं किया। हमारे पास एनफ एविडेंस है कि जो
वहां पे भीड़ उस टाइम इकट्ठी थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाहर, उनमें बहुत से सिख भी थे, क्योंकि दिल्ली के बहुत से कांग्रेसी थे। उनमें एक कांग्रेस लीडर जगजीत सिंह था, उसका बयान हमारे पास है। एक और वहां पे उनमें से डीपी गुलाटी थे, उनका बयान हमारे पास है। एक कुलदीप सिंह मकानी है, उनका बयान हमारे पास है, जो उन्होंने मिश्रा कमीशन को 1985 में दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो वहां पे लोग मौजूद थे एम्स के बाहर, उनमें बहुत से सिख थे, मगर वो भी सारे, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के फॉलोअर थे, सब अफसोस कर रहे थे वहां पे, और उन सिखों को किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जो सिख सड़कों पे भी जा रहे थे 4:30 बजे तक, किसी को कुछ नहीं कहा गया। एक भी इंसिडेंट दिल्ली में किसी सिख के ऊपर अटैक का 4:30 तक नहीं आया। 4:30 बजे पहला अटैक जो दिल्ली में किसी सिख के ऊपर हुआ है वो ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर। जब ज्ञानी जैल सिंह के काफिले को इन्होंने अटैक किया तो उसके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, राष्ट्रपति की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये फोटो मैं आपको दिखाता हूं, ये है राष्ट्रपति की गाड़ी। उसके बाद ये गाड़ी जब एम्स पहुंची तो ये फोटो आपको दे दी जाएगी। इसके ये देखो, इसके ये पीछे वाला शीशा ये टूटा हुआ, ये साइड वाला टूटा हुआ, ये एम्स में गाड़ी खड़ी है। आपको ये फोटो की प्रिंट अभी मुहैया करा दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। इसके राष्ट्रपति के पीछे उनके प्रेस सेक्रेटरी की गाड़ी थी, तो लोचन सिंह वो भी है। तो लोचन सिंह ने बताया, आगे कमीशन में बयान भी दिया कि उसकी गाड़ी में जलती मसाले फेंकने की कोशिश की गई, मगर उसका ड्राइवर तेज था, वो गाड़ी को घुमा के पीछे से वो प्रेसिडेंट हाउस गाड़ी को ले गया, इससे ऐसे बचे। मगर जो पहला सिख दिल्ली में जिसको चोट लगी, जिसको इंजर किया गया, वो था प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड जो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था। ये फोटो है एम्स में, ये खड़ा है जब राष्ट्रपति एम्स में पहुंचा। इसकी कॉपी भी आपको दे दी जाए। ये जो पहला सिख जो इंजर हुआ, वो राष्ट्रपति का ये बॉडीगार्ड जो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था, जो पायलट में था, ये था। इसका क्लोजअप, ये फोटो, ये भी आपको अभी इसके प्रिंट आउट आपको दे दिए जाए। और ये इतना कुछ होने के बावजूद इसकी कोई एफआईआर नहीं है। पुलिस वहां बड़ी गिनती में मौजूद थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। और पुलिस वहां पे साइलेंट स्पेक्टेटर रही। अब राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस किसी को रोकनी नहीं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि किसी सिख को छोड़ना नहीं। इस बात से उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा राष्ट्रपति को डराया गया, क्योंकि पहले हमारे यहां परंपरा थी कि अगर ऑफिस में किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो जो सीनियर मोस्ट मंत्री है उसको इमीडिएटली इंटरम प्राइम मिनिस्टर की ओथ दी जाए, इमीडिएटली। 2 बार ये पहले हो चुका। जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई 1964 में, तो इमीडिएटली सीनियर मोस्ट मंत्री थे गुलजारीलाल नंदा, उनको ओथ दी गई। उसके बाद कांग्रेस के एमपी इकट्ठे हुए, कांग्रेस के उन्होंने अपना लीडर इलेक्ट किया लाल बहादुर शास्त्री को, तो लाल बहादुर शास्त्री को उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की ओथ दी गई। इसी तरह 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, तब भी जो सीनियर मोस्ट मंत्री थे उसको ओथ दी गई। और उसके बाद एमपीज, कांग्रेस के एमपीज ने इंदिरा गांधी को इलेक्ट किया, तो इंदिरा गांधी बाद में प्रधानमंत्री। मगर इस बार राष्ट्रपति को डराया गया राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और जो पहले परंपरा थी वो परंपरा ना फॉलो करने के लिए। राजीव गांधी कैबिनेट में भी नहीं थे, और राजीव गांधी को, ये गांधी फैमिली की प्लान थी इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो राष्ट्रपति के ऊपर अटैक राष्ट्रपति को डराने के लिए था कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो देखो ये ऐसे करेंगे, ऐसे हमें करेंगे। अगर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो बाकी सिखों का हम क्या हाल करें। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की ओथ थी, उसी शाम को थी। और उस वक्त तक बहुत ही थोड़े से इंसिडेंट दिल्ली में हुए, बहुत
बहुत थोड़े। पहला इंसिडेंट जो हुआ दिल्ली में, वो तकरीबन 5:15 बजे एक मोटरसाइकिल को आईएनए में जलाया। उसके बाद बसों के में से सिखों को निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद यही एम से ही 3 मॉब निकले, वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उस दिन का। 3 मॉब एम्स में से निकले, एक सफदरजंग निकले की तरफ गया, एक पृथ्वीराज रोड की तरफ आया, और तीसरा मॉब डिफेंस कॉलोनी साउथ एक्सटेंशन खान मार्केट की तरफ गया। सिर्फ यही मॉब थी शाम तक। रात को जाके उसके बाद अगर दिल्ली में और कहीं हिंसा नहीं हुई, जाके शाम को सब्जी मंडी में जाके 8 बजे के करीब थोड़ी सी हुई है, वरना वो दिल्ली में कहीं पे कॉलोनी थी। ये 31 रात को पूरी प्लान के मुताबिक जगह जगह पे इन्होंने उस प्लान के मुताबिक इंस्ट्रक्शन भेजी। उस प्लान के मुताबिक इन्होंने जो मटेरियल था दिल्ली की सभी कॉलोनीज में मटेरियल भेजा, पूरी की पूरी प्लानिंग करके बताई गई। और 1 नवंबर को सुबह जितने भी मॉब हर कॉलोनी में दिल्ली में मॉब चल रहे थे, 1 नवंबर को सुबह जो मॉब थे उनके पास सिखों के घरों की लिस्ट है। अब सिखों के घरों की लिस्ट ओवरनाइट बनाना या 1-2 दिन में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंह नाम कहते हैं वोटर लिस्ट में सिंह नाम राजपूतों का भी होता है और जाटों का भी होता है, मगर किसी भी सिंह नाम के राजपूत या जाट के घर पे हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिखों के घरों पे हमला किया। और वो ये जो लिस्टें हैं ये पहले तैयार करके रखी हुई थी। ये लिस्टें 1, 2, 3 दिन में नहीं बन सकती, ये लिस्टें पहले तैयार करके रखी हुई थी और इनको मॉब को सुबह सुबह पहुंचा दिया गया। और इवन यहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे शोक विहार 1 नवंबर सुबह मॉब ने जाके हमला किया और उनके पास भी सिखों के घरों की लिस्ट थी। वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम बंबई में थे, इसलिए ये बच गए। इनका दामाद जो हिंदू है वो घर के बाहर खड़ा हो गया, उसने कहा ये तो घर मेरा है, मगर उन्होंने कहा लिस्ट में तो सिखों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने अपनी किताब में भी लिखा है और टीवी इंटरव्यू में भी ये बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने। ये लिस्टें जो सिखों के घरों की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है जो दिखाती है कि ये प्लान 31 अक्टूबर से पहले थी। दूसरी बात, जहां जहां पे भी मॉब जा रहा था, मॉब के साथ हर सब जगह पे दिल्ली के सब कॉलोनियों में ये था कि मॉब के पास एक पाउडर था, जो पाउडर को फेंकने से आग लग जाती थी। और उस पाउडर को जो लोग वो पाउडर फेंक रहे थे, लगा रहे थे, वो भी लोग एक्सपर्ट थे। कोई अनजान आदमी तो उस पाउडर को यूज ही नहीं कर सकता, उस अपने हाथ जला लेगा। तो ये जो पाउडर था, पहली बात तो ये पाउडर अरेंज करके रखा हुआ था, दूसरी बात लोगों को ट्रेन करके रखा हुआ था कि ये पाउडर कैसे यूज करना। तो ये और दूसरा बहुत बड़ी इंडिकेशन है, बहुत बड़ा ये एक तरह का एविडेंस है जो दिखाता है कि ये 31 अक्टूबर के पहले की प्लान थी, ये 1-2 दिन में बनी हुई प्लान नहीं थी। तीसरी बात, जहां जहां पे भी मॉब गया, जितनी कॉलोनी में मॉब गया, तो उन्होंने किसी सिख को पहले हमला नहीं किया। आमतौर पे जब मॉब जाता है तो किसी आइसोलेटेड सिख को, 1 को, 2 को देख के, जहां पे भी कहीं पे हो, आप नॉर्मली देखो हिंसा होती है, 1 को देखा, 2 को देखा, इकट्ठे उनको हमला करने लगे, या अकेले घर पे हमला करने लगे। मगर नहीं, सारी दिल्ली में हर कॉलोनी में पैटर्न फॉलो किया गया। सबसे पहला हमला गुरुद्वारे पे। अब जो आम लोग इकट्ठे हुए, गुरुद्वारे में जाने से डरेंगे, गुरुद्वारे में जाने से डरेंगे कि गुरुद्वारे में सिख मौजूद है, कृपाने हैं, उनके पास क्या है। सबसे पहले कोई गुरुद्वारे जाने का हौसला नहीं करेगा। मगर हर मॉब के साथ पुलिस थी, पुलिस साथ उनके सब जगह पे पहले गुरुद्वारे पे अटैक हुआ, क्योंकि सिख इकट्ठे ना हो गए। सब जगह पे पहले सारी दिल्ली में गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ, जो एक प्लानिंग के मुताबिक पूरी सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ। और तीसरी बात, सारी दिल्ली में अलग-अलग पुलिस स्टेशन में
1 नवंबर को सुबह जो FIR रजिस्टर की गई, अब FIR जो कल्याणपुरी में हो रही है, जो सुल्तानपुरी में हो रही है, जो दिल्ली कैंट में हो रही है, सब FIR की सिमिलर वर्डिंग है, जो पहले से ही डिसाइड किया हुआ था किस तरह की करनी है, कि कैसे करना है, ताकि ये कत्लेआम करने वाले लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि FIR क्रिमिनल लॉ में बेसिक चीज होती है, इन लोगों को कत्लेआम करने वालों को कैसे बचाया जाए, पहले से ही वो इंडिकेशन थी। सारी दिल्ली में सिमिलर FIR, ये पहले से प्लानिंग थी। आगे वाली बात, पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड 31 अक्टूबर को सिखों की जो कॉल्स थी, कंप्लेंट थी कि सिखों के ऊपर अटैक हो रहा था, उसको रिकॉर्ड कर रही थी। हमने ये जो इंफॉर्मेशन लिया कि दिल्ली में सिर्फ 3 मॉब थे, यही मॉब 3 डायरेक्शन को गया, वो फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड से ली थी। जहां चौथा मॉब दिल्ली में वो था, वो सब्जी मंडी, ये फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड से हमें पूरी की पूरी मूवमेंट जहां की मिली। मगर 1 नवंबर के बाद फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड खाली। जो सिखों के ऊपर अटैक की खबरें पुलिस कंट्रोल रूम में नोटिस थी, ये 31 अक्टूबर को जो ये अटैक हुए, इसी मॉब ने ये एम्स के आसपास किए, वहां थे। और 1 नवंबर के बाद कंट्रोल रूम का रिकॉर्ड खाली, कहीं पे भी किसी सिख के ऊपर अटैक की रिपोर्ट लॉन्च नहीं। अगर ये हिंसा की रिकॉर्ड कहीं पर रिपोर्ट लॉन्च है, वो पुलिस कंट्रोल रूम ने लॉन्च की। अगर किसी ने कहा कि यहां पे सिख अपने घर में बैठा अपने आप को डिफेंड करना, वो लॉन्च की कि ये सिख अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स वहां पहुंची। और वो पुलिस फोर्स वहां पे पहुंच के उन्होंने वहां पे जाके मॉब को कुछ नहीं कहा, उस सिख को उसके हथियार छीने, उसको डिमोबिलाइज किया, और ज्यादा कई जगह पे तो उनको गिरफ्तार किया और सिख को जेल में डाला, मॉब को, उसके घर को, दुकानों को मॉब के हवाले कर। ये सारी दिल्ली में ये इस तरीके से हुआ। आगे वाली बात, सभी दिल्ली में सभी जगह पे ये एविडेंस आया है, एफिडेविट लोगों के आए हैं कि जो मॉब के पास रॉड्स थे सभी इस साइज के, सिमिलर साइज रॉड सारी दिल्ली में मॉब के पास थी। और जो एक रिनोन जर्नलिस्ट, रिप्यूटेड जर्नलिस्ट है मधु किश्वर, उन्होंने अपना एफिडेविट मिशन को दिया कि मैंने खुद देखा ट्रक में रॉड्स मॉब को बांटी जा रही, एक ही साइज की रॉड सारी दिल्ली। अब ये जो सब चीजें हैं, ये साफ ये शो करती है कि ये जो प्लान थी, ये एक रात में या कुछ घंटों में 20-22 घंटों में नहीं बनी और बन ही नहीं सकती थी। ये जो प्लान है पहले थे, पहले का मतलब मिसेस गांधी के लाइफ टाइम पे भी बनी हुई थी। और अब एविडेंस क्या शो कर रहा है, जैसे KR मलकानी जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सिक्योरिटी एडवाइजर से उनको ये इंप्रेशन मिला कि इनके पास कोई प्लान है। उसके बाद अब एक और एविडेंस जो आया, एक रॉ के सीनियर अफसर ने अब रिटायर होने के बाद अपनी किताब लिखी, उसने अपनी KBS सिद्धू, GBS सिद्धू हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने जाके, ये जून जुलाई 1983 की बात है, उन्होंने जाके अपने रॉ के डायरेक्टर थे उस टाइम गैरी सक्सेना को कहा कि मुझे ये इंप्रेशन है कि मिसेस गांधी के ऊपर अटैक होगा। तो गैरी सक्सेना ने उसे कहा, अगर मिसेस गांधी के ऊपर अटैक हुआ तो दिल्ली में सिखों का कत्लेआम होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम होगा। और ये कत्लेआम की प्लानिंग दिल्ली में ही थी, जो बाकी जगह पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, बाकी जगह पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, बाकी जगह पे डिफरेंट था। दिल्ली में ये सारी प्लानिंग दिल्ली में। अब कोई प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी किसी डेमोक्रेसी की
प्लान करें कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक हुआ और उस अटैकर में कोई सिख हुआ तो हम ऐसे सिखों का कत्लेआम करेंगे दिल्ली में, राजधानी में। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात। जीनोसाइड, वर्ल्ड ओवर जीनोसाइड, जीनोसाइड की डेफिनेशन में, नरसंहार की डेफिनेशन में बिल्कुल ये करता है। किसी ने भी अटैक कर दिया तो यहां पे जो गरीब वो बैठे हैं कल्याणपुरी में, त्रिलोकपुरी में, सुल्तानपुरी में, वो सिख हैं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो सिख हैं। उनका हजारों का कत्लेआम किया गया, हजारों का कत्लेआम किया। ये प्लान प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहा है, खुद कर रहे प्राइम मिनिस्टर। इससे ज्यादा शर्म की और बात कोई नहीं हो सकती। मैंने ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी में ये सब कुछ लिखा है, यही बातें मैं जो आपको बता रहा हूं। और उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को यह भी लिखा है कि अब 38 साल हो गए, जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी के हैं उनको आप अब उनको सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं। इसके रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड है उनको पब्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप खुद देख के इसको एग्जामिन कर सकते हो कि ये कैसे, किस तरह से ये सारी प्लानिंग की है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा है कि दुनिया में एक ट्रुथ कमीशन का कॉन्सेप्ट है, एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। ये बहुत पहले 1980-82 में इससे शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका में 1994-95 में पॉइंट हुआ। उसके बाद बहुत देशों ने ये पॉइंट किया है जहां पे जो सच्चाई पता नहीं लगती। कोई इस तरह से बड़े क्राइम होते हैं और उसकी सच्चाई पता नहीं लगती तो वो देश ट्रुथ कमीशन बनाता है सच्चाई जानने के लिए। और ये बहुत सालों के बाद भी ये ट्रुथ कमीशन बने हैं, जहां पे अभी तक ये 1984 के सिखों के कत्लेआम की सच्चाई पर मालूम नहीं है, बाहर नहीं है। ये तकरीबन 10 साल पहले ये डिमांड उठी थी, ये ट्रुथ कमीशन। कुलदीप नैयर जी ने कहा था कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, मगर उस टाइम मैं भी नहीं माना और भी सिख संस्था नहीं मानी, क्योंकि सज्जन कुमार का केस और टाइटल का केस उस टाइम पूरे जोरों पे चल रहा था। सज्जन कुमार का केस तो उस टाइम फैसले के पास था। हमने कहा कि अब ट्रुथ कमीशन बनाया तो ये सज्जन कुमार के केस के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए उस टाइम हमने ये डिमांड को नहीं कहा। मगर अब सज्जन कुमार जेल में है, अब ये मैंने डिमांड किया प्रधानमंत्री जी से कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। जीवीएस सिद्धू जैसे और भी बहुत से ऑफिसर होंगे जो उस टाइम किसी पोजीशन पे थे, बड़ी पोजीशंस पे जो बैठे थे और जिनको नॉलेज है इन बातों की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उस टाइम और भी बहुत से ऑफिसर्स होंगे जिनको इस बात की नॉलेज है, क्योंकि ज्यादातर तो उनमें से नहीं है। जैसे गैरी सिंह जी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2017 में उनकी डेथ होगी। ऐसे बहुत से, ऐसे काऊ साहब की भी डेथ होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तो दुनिया में नहीं है, मगर अभी भी बहुत ऐसे हैं जिनको इसकी इंफॉर्मेशन है, जो हैं। इसलिए ये जल्द से जल्द ये ट्रुथ कमीशन बनाया जाए और ट्रुथ कमीशन इसकी सच्चाई तक पहुंचे कि ये कैसे हुआ। और अगर ये बात साबित होती है कि ये इंदिरा गांधी के लाइफ टाइम पे ये प्लानिंग बनी थी, तो इससे शर्म वाली और कोई बात नहीं। तो इंदिरा गांधी को दिए हुए जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी डेकोरेशन हैं, भारत रत्न भी वो वापस लिया। ये डिमांड है। ये लेटर की कॉपी और ये तीनों फोटोग्राफ्स, ये इसकी कॉपी अभी आपको हम ये दे देंगे, सबको दे दी जाएगी। किसी का क्वेश्चन?